तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक। इसमें गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी वाले नहीं हैं, क्योंकि वो इस टर्म के जो भी आप पेपर देने वाले हो इसमें वो नहीं आ रहे हैं बहुत सारे स्कूलों में। तो उसको देख करके मैं बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे तक जो है 1 से लेकर 9 चैप्टर मैंने कवर किए हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपको बेटा देखो सारा पढ़ना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट का मतलब बार बार बोल रहा हूं, समझ जाओ। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है इन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको यही क्वेश्चन एग्जैक्ट पेपर में मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बात की बातें हैं, ठीक है ना। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि आपको अपनी कॉपी पूरी पढ़नी है और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सारा का सारा कंटेंट कई बार इन्हीं से आ जाता है और कई बार क्या होता है कुछ कंटेंट यहां से तो एक आध चीजें बाहर से भी आ जाती है। तो देखो बाहर मतलब बुक के अंदर से आएगी, वैसे कोई बाहर नहीं होता कोई कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी, मैं ये कह रहा हूं। बाकी अपनी कॉपी तो प्लीज एक बार निपटा लेना। क्लियर हो गया? जो भी आपको नोट्स बने ना उसको निपटा लेना। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है। इसने बोला व्हाट लोअर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। यानी जो क्वेश्चन है जीडीपी एंड वेलफेयर का, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। और कई बार आता है बेटा पेपर में, कई कई बार आ जाता है, ठीक है ना। और ये मैंने चैप्टर वाइज लिखे हैं बेटा। चैप्टर वाइज मतलब देखिए मैं जो है 1 से लेके 4 चैप्टर जो नेशनल इनकम जैसे हैं सारे, उनको एक साथ पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। देन मेरा चैप्टर चेंज होता है मनी पे, जिसको मैं 5वां चैप्टर बोलता हूँ। फिर उसके बाद मेरा छठा बैंकिंग होता है, मेरे अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फिर 7, 8, 9 एग्रीगेट डिमांड एंड ऑल से रिलेटेड होते हैं। 10वां गवर्नमेंट बजट होता है, 11वां फॉरेन एक्सचेंज और 12वां जो है हमारा वो बीओपी होता है। तो मतलब 5वां छठा क्या है, 5वां हमारा मनी, छठा बैंकिंग है हमारा, ठीक है। और उससे पहले मैं एक ही चैप्टर में करवाता हूँ चारों चैप्टर है, ठीक है ना, कि वो मिलते जुलते होते हैं, कुछ खास ऐसा अलग कराने जैसा नहीं है उसमें। तो व्हाट लोअर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो जीडीपी और वेलफेयर जो हमने लिमिटेशन एंड ऑल पढ़ी भी है वो आपको अच्छे से रट्टा लगा देनी है, ठीक है ना। और इसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी, पूरा क्वेश्चन है ऐसा भी आता है उसके अंदर 4 पॉइंट है। तो किसी भी पॉइंट है ना, एक्सटर्नलिटीज हो गया या नॉन मॉनेटरी जो भी होते हैं आइटम्स जो भी है, तो कोई भी एक पॉइंट को वो एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है 1 या 2 पॉइंट को, ठीक है। इसके साथ ही या फिर क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, जैसे सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स, सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार इज राइजिंग पर्टिकुलरली इन बिग सिटीज। बिग सिटीज में सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार जो है वो बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल कार की क्या है सेल बढ़ती जा रही है। तो इसका इंपैक्ट बताओ जीडीपी एंड वेलफेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझाओ। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अब इलेक्ट्रिसिटी वाली कार आ रही है या फिर जो यूक्रेन इनका फाइट चल रहा है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप जीडीपी एंड वेलफेयर के ऊपर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, यानी किसी का भी इंपैक्ट लगा के पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलो जो इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब बेसिक चीजें जो बन भी जाती है आराम से, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो को समझाना है आपको, साथ ही साथ इसके सिग्निफिकेंस आपको पता होने चाहिए बेटा, याद रखना। और इसके फेजेस, जो इसके 3 फेज है बेटा, वो आपको पता होने चाहिए। देन डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होती है और इसको अवॉइड करने के जो 2 मेथड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, 2 तरीके जो हैं। देन उसके बाद प्रिकॉशंस आपको बेटा तीनों की पढ़नी है, इनकम मेथड प्लस एक्सपेंडिचर मेथड और लास्ट में वैल्यू एडेड मेथड। तीनों के आपको प्रिकॉशंस अच्छे से रट्टा लगाने हैं, प्रिकॉशंस, ठीक है ना। चलो देन हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शन सीधे भी पूछ सकता है कि ये क्या नाम है, कोई भी 3 फंक्शन समझा दो, या फिर आजकल जो ट्रेंड में चलता है वो इस तरह से चलता है क्वेश्चन कि आपको कोई भी एक हेड मतलब एक हेडिंग दे देगा, मतलब एक आपको बोल देगा इस चीज के ऊपर एक टॉपिक दे देगा और बोलेगा इसके ऊपर समझाओ, मतलब उसके जितने भी फंक्शंस हैं। जैसे मान लो कोई भी एक फंक्शन हमें लेना है, ठीक है ना, तो उस फंक्शन को क्या उसका नाम दे देगा और बोलेगा इसको क्या कर दो, समझा दो। बात समझा गया ना। तो मनी के फंक्शन आपको अच्छे से पढ़ने, क्योंकि अगर मनी के फंक्शंस को पढ़ ले तो ठीक, इसका उल्टा क्या होता है हमारा जो ये हमारा क्या बोलते हैं उसे वस्तु विनिमय प्रणाली, बाटा सिस्टम है। तो बाटा सिस्टम का मतलब ठीक उल्टा बन जाता है कि बाटा सिस्टम में जैसा कुछ भी बोल लो, बाटा सिस्टम के नाम पे मनी नहीं था तो यहाँ पे मनी था। बाटा सिस्टम में गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे, यहाँ पे मनी में आराम से मनी को स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम तक, कोई दिक्कत नहीं होती मनी में, है ना। फ्यूचर पेमेंट करनी है, ठीक है ना, क्या करनी है, डेफर्ड जो पेमेंट होती है वो करनी। तो मनी में फ्यूचर पेमेंट करना आसान हो जाता है, वहां आसान नहीं था। तो अगर हम फंक्शन ऑफ मनी ढंग से पढ़ ले तो, चारों पांचों पढ़ ले तो ढंग से, तो उससे वो भी खत्म हो जाएगा और इसका क्या बारीकी से आपको पता चल जाएगा।
कोशिश किया करो जब भी इसका फंक्शन लिखो तो फंक्शन के साथ साथ छोटा सा एग्जांपल में इसको समझाया करो, तो ज्यादा अच्छा निखर के आता आंसर, ठीक है ना। देन मनी क्या होता है, और उसके दो कंपोनेंट्स किसके, M1 के मुझे दो कंपोनेंट्स है, जो भी है 3 कंपोनेंट्स आपसे पूछ सकता है। वैसे 3 कंपोनेंट्स हैं, बट आप इसके क्या अगर 2 पूछे 3 पूछे वो उसके ऊपर है। बट यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, अगर पेपर में मनी के कंपोनेंट पूछे तो बेटा वो अलग है। M1 के कंपोनेंट बोलेगा तो थोड़ा अलग टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। मनी के कंपोनेंट में आपके नोट्स आ गए, कॉइन्स आ गए, ई मनी आ गया, बैंक का चेक आ गया, बैंक का ड्राफ्ट आ गया, इस टाइप की चीज आती है मनी के। और M1 के कंपोनेंट आपको पता ही है 3, ठीक है, कि M2 M3 और M4 तो आ नहीं रहा है, तो M1 आता है, M1 पढ़ा रखा होगा आपको, ठीक है ना। देन उसके बाद फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, बिल्कुल सेम जैसे हमने इसके बोला है वैसे इसके लिए बोल रहा हूँ। कोई भी एक फंक्शन या 2 फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, इसलिए फंक्शन ध्यान से पढ़ना है आपको। साथ ही साथ मनी क्रिएशन की प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये तो हर टीचर बोलता है कि आपको ये याद होना चाहिए इसके बारे में विद एग्जांपल। या इस तरह से भी आ सकता है, यूजिंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हुए बताना है कि हाउ अ रिडक्शन और इंक्रीज किसमें, रिवर्स डिपॉजिट रेशियो में अगर मैं रिडक्शन करूं या इंक्रीज करूं तो वो कैसे क्रेडिट क्रिएशन पावर को क्या अफेक्ट करता है। तो उसका ध्यान से इसका आंसर आपको लिखना है, याद रखना, ठीक है। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ 1/CRR, 1 में LRR, ये आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। हमारा वैसे फॉर्मूला ये होता है, बट अगर जब SLR एंड और कुछ नहीं बोला होता तो ये भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान के चलो आपका CRR या LRR जो आपको लेना है, ठीक है। तो अगर आपका रेट सपोज करो पहले 10% था, 10% का रेट था, तो 1/10% हो जाएगा। मान लो आपका रेट 5% है, या मान लो आपका रेट 20% है, तीनों रेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैंने रेट 10% लिया, देन उसके बाद रेट मैंने कम करके देखा और एक बार ज्यादा करके देखा। 10% में जो आंसर आएगा बेटा वो 10 टाइम्स आएगा, यानी 10 आएगा। इसमें आंसर 20 आएगा, और इसमें आंसर कितना आएगा आपका 5 आएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा रेशियो होगा, यानी जितना ज्यादा ये रिवर्स डिपॉजिट रेशियो जितना ज्यादा होगा, उतना मनी क्रिएशन क्या होगा बेटा आपका कम होगा। और जितना आपका जो रेशियो है, मतलब जो आपका जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जितना कम होगा उतना आपका ज्यादा मनी क्रिएशन होगा। बात समझना। तो इनके बीच में जैसे इनवर्स रिलेशन है, यानी जितना ज्यादा रेशियो उतना कम मनी क्रिएशन, और जितना कम रेशियो उतना ज्यादा मनी क्रिएशन, ठीक है। तो इस टाइप का आपको एक एग्जांपल देना पड़ता है वहां पे समझाने के लिए, ठीक है। फटा आपने जहां से भी पढ़ा है, जिन भी टीचर से पढ़ा है, सबने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा आपको, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, सबने अच्छा पढ़ाया होगा। बट इन क्वेश्चनों पे अच्छे से आप भी फोकस करना, ठीक है ना, और इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करो, रट्टा लगा लो उनका, अच्छे से समझ लो उनको। अब आगे देखिए ध्यान से, 9वां जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स किसके, आरबीआई के, जो क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं बेटा। ये सारे पढ़ने हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे। उसके बाद व्हाट आर द 2 अल्टरनेटिव वेज ऑफ डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को निकालने के 2 तरीके, AD बराबर AS, I बराबर S, ये पढ़ना है आपको, और ये कैसे आपस में रिलेटेड है ये भी बताना है। उसके अलावा अगर इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट में 800 करोड़ का और एमपीसी आपको 0.8 दिया है, तो प्रोसेस है वर्किंग बतानी होती है मल्टीप्लायर की। तो सीधा होता क्वेश्चन तो कुछ भी दे देगा, बट ये आपको आनी चाहिए, प्रोसेस है वर्किंग आनी चाहिए मल्टीप्लायर की। साथ साथ सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व निकालना और कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व बनाना, यानी डेरिवेशन करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर आप आरबीआई के ये जो क्रेडिट कंट्रोल जो पढ़ लोगे, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लोगे, तो ये एक चीज प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पढ़ लेते हो तो यहाँ इसकी भरपाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो मेजर्स पढ़ने होते हैं, 2 तरह के मेजर्स होते हैं यहाँ पे, मॉनेटरी मेजर्स होते हैं और फिजिकल मेजर्स होते हैं यहाँ पे। तो फिजिकल में तो सिर्फ 4 ही पॉइंट है, मॉनेटरी मेजर्स क्या है, यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, एक सेम ही है, कॉपी है सारे, ठीक है ना। आगे एक्सेस या एक्सेस डिमांड, जिसको हम यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप भी होता है यहाँ पे, तो ये पढ़ते हैं। और डेफिसिट डिमांड के केस में डिफ्लेशनरी गैप पढ़ते हैं। ये होता क्या आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसको करेक्ट करने के जो मेजर जो फिजिकल थे और मॉनेटरी थे वो आपको पढ़ने, मॉनेटरी यहीं से कवर हो जाएंगे, सेम ही मैंने बताया आपको। और जो फिजिकल है वो 4 ही है, वो 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, और साथ में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये कब पाया जाता है, ठीक है। ये 2 सिचुएशन में होता है, वो आपको पता होना चाहिए। एक्सेंटे सेविंग, एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पढ़ लो, काफी टाइम से आया नहीं है, तो ये आ सकता है। तो ये 15 क्वेश्चन आपके सामने हो गए हैं। अब मैं थोड़े से डिफरेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चा। लगभग हमने सारे टॉपिक ही कवर कर लिए एक तरीके से देखा जाए, बट याद रखो आपको अपने दिमाग में बैठाना है कि मुझे सिर्फ 15 क्वेश्चन यानी 16 क्वेश्चन पढ़ने हैं। जब एक क्वेश्चन और लिखना, 16 क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद मैं पेपर देने जाऊंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट डाउन करो इन 15 क्वेश्चन को।
अब आगे देखिए ध्यान से, ये कुछ डिफरेंसेस है, जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस, कंजम्पशन गुड्स या कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी यानी जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। स्टॉक फ्लो के बीच में डिफरेंस हो गया, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इन दोनों में एक चीज ध्यान रखना, स्टॉक फ्लो के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पॉइंट्स दे देगा, बोलेगा बताओ ये स्टॉक है या फ्लो है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स में कौन सी गुड्स फाइनल गुड्स है गुड्स के अंदर आएगी और कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आएगी, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये बोला जा सकता है कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम में, और कौन सा नेशनल में इंक्लूड होगा कौन सा नहीं होगा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आ सकता है, या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ठीक है। बट उससे पहले आपको पहचान करनी पड़ेगी वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें आ जाता है। साथ साथ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में भी आपका डिफरेंस देखने को मिलता है जी। इतना बेटा देखो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, और आप खासकर 12वीं क्लास के बच्चे हो तो आपको तो बिल्कुल डीप पढ़ना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आओ, ठीक है ना, इको में आराम से नंबर आ जाते हैं, ठीक है। हर साल मैंने देखा बच्चों के जो मार्क्स है वो 92 प्लस ही रहते हैं, तो आपको भी मैं बोलूंगा प्लीज सारे क्वेश्चन करिए। साथ ही साथ एक जो क्वेश्चन होता है जो एम्बेसीज एंड ऑल वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नॉट इंक्लूड वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको अच्छे से पढ़ने जो कि आपके बुक में दिए होते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।